रोलेट एक्ट। अब ये रोलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक एक्ट था, ठीक है। इसमें क्या-क्या चेंजेस किए थे अंग्रेजों ने और ये रोलेट एक्ट लेके आने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, ये सारा का सारा डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमने पीछे क्या पढ़ा है, महात्मा गांधी ने बहुत जगह पर जाके सत्याग्रह का तरीका अपना के लोगों की हेल्प की। अब जिससे ना ब्रिटिश लोग बड़े ज़्यादा भड़क गए। भड़क क्यों गए? क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ बात करते थे, वो भी नॉन वायलेंस तरीके से, ठीक है। मतलब कोई भी मार्केटाई नहीं करनी। तो जिससे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। तो यही बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, रोलेट एक्ट, जिसके चक्कर में उन्होंने इंडियंस के ऊपर क्या-क्या अत्याचार किए, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। रोलेट एक्ट पास कब किया गया था? 1919, मतलब 1919 को रोलेट एक्ट पास किया गया था। अब ये पास किसके द्वारा किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ब्रिटिश। किसके खिलाफ किया गया था? जो भी सत्याग्रह करते थे, जो भी लीडर्स थे, उनके खिलाफ एक एक्ट पास किया गया था, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आ रहा है, हाँ भी रोलेट एक्ट के अंदर क्या था? अब बेसिकली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ना, जैसे हमारे यहाँ पर अब रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाती है? पार्लियामेंट। उस समय ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट का नाम क्या था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अंग्रेजों की बनाई हुई काउंसिल थी, जो इंडियंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती थी उस समय। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? अब कोई भी आपको पॉलिटिकल लीडर दिखता है अंग्रेजों को, ठीक है, उसको शक के आधार पे, मतलब अब मान लो उन्होंने शक की हुआ, तो उसको 2 साल तक प्रिजन दे सकते थे, 2 साल तक कैद दे सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। मतलब कोई भी केस ना चला के उसको 2 साल तक जेल में रख सकते थे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब ब्रिटिश लोग अब देखो कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। महात्मा गांधी सत्याग्रह लेके आए और सत्याग्रह से लोग उनको पसंद करने लगे। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। उन्होंने रोलेट एक्ट पास कर दिया 1919 को। अब बेसिकली क्या किया गया यहाँ पर, लोगों को, कौन से लोगों को? पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी अंग्रेजों को शक होता था, जैसे महात्मा गांधी का कोई भी खास बंदा, जैसे मैं हूँ, मैं इन लोगों को इकट्ठा करके समझा रहा हूँ हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, वो भी शांतिमय तरीके से, तो अंग्रेज मेरे को उठा के 2 साल तक जेल में रख सकते थे। कोई भी चाहे उसके ऊपर कोई केस चल रहा है चाहे नहीं चल रहा, मतलब 2 साल तक उसको जेल में सड़ते रहने के लिए, क्या? तो ये गुंडागर्दी अंग्रेजों की बढ़ रही थी। महात्मा गांधी भी कौन सा चुप रहने वाले थे? उन्होंने अपना अगला सत्याग्रह 6 अप्रैल को किसके अगेंस्ट कर दिया? रोलेट सत्याग्रह, मतलब रोलेट एक्ट के विरुद्ध एक सत्याग्रह शांतिमय तरीके से लॉन्च कर दिया गया, जिसमें क्या था, महात्मा गांधी और उनके साथ जुड़े हुए नेशनलिस्ट चाहते थे कि हाँ भी ये एक्ट वापस होना चाहिए। अब लोगों ने इस एक्ट को रोकने के लिए जो सत्याग्रह था उसमें क्या-क्या किया, ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारे लोगों ने मिलके रैलीज निकाली, ठीक है, वर्कर्स ने अपना काम बंद कर दिया, ठीक है, और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, ठीक है। अब बेसिकली अब इंडिया के ऊपर ना ब्रिटिश का राज था। आपने सुना होगा ब्रिटिश लोग यहाँ से पैसा चोरी करके, मतलब किसी भी तरीके से वो ब्रिटिश में पहुँचाते थे। अब पैसा लोग कमाएँगे तभी वो चोरी करेंगे ना, तो लोगों ने सारा कुछ स्ट्राइक ही कर दिया, अपना काम ही बंद कर दिया, तो अंग्रेज और भी ज़्यादा परेशान हो गए। तब उन्होंने एक नया एक्ट पास कर दिया। पहले रोलेट एक्ट था, अब दूसरा एक्ट कौन-सा था? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, जिसका हेड किसको बना दिया गया था? जनरल डायर को। अब मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? एम से मार्शल लॉ, एन से मिलिट्री रूल, ऐसे समझ लो। सारी पावर किसी लोग के पास नहीं रहती, किसी सरकार के पास नहीं रहती, सिर्फ मिलिट्री के पास आ जाती है। मतलब जो भी मिलिट्री को सही लगेगा, जिसको भी गोलियां चलानी है बिंदास तरीके से चला सकता है, ठीक है। उसका हेड किसको बना दिया गया था? जनरल डायर को। ये क्यों कर दिया गया था? ताकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे हैं, उनको रोका जा सके, ठीक है। यहाँ पर एक रोलेट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता होता है और एक मार्शल लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता होता है। मार्शल लॉ का हेड किसको बना दिया गया था? जनरल डायर को। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जितने भी इवेंट्स हैं साथ-साथ मैं ना आपको नोट्स में बढ़िया तरीके से सीक्वेंस में दे दूँगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब मार्शल लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी इंडियंस कोई भी भीड़ बना के नहीं रह सकता है, ठीक है। अब पीछे हमने पढ़ा है ना कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। जैसे ही मार्शल लॉ आया, लोगों ने ये करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भी भीड़ देखेगा कोई भी अंग्रेज, तो उसके ऊपर गोलियाँ चला देगा, ठीक है। ये ऊपर से हुक्म थे। अब बेसिकली ये बात ना अमृतसर के लोगों तो नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि अमृतसर का उस समय का एरिया था ना, वो गांव का एरिया था, ठीक है। ये बात है 13 अप्रैल 1919। लोग क्या कर रहे थे? अपनी फसल पकने की खुशी में जलियांवाला बाग में सेलिब्रेट कर रहे थे। फसलें पकी थी और वो सेलिब्रेट कर रहे थे, हाँ भी अब काटेंगे, इसको बेचेंगे और मुनाफा आएगा। तो डेट थी 13 अप्रैल 1919। और जैसे ही बात अंग्रेजों को पता चली, नाम क्या था? जनरल डायर। उसने क्या किया? जलियांवाला बाग में एंट्रिंग के लिए और एग्जिट के लिए एक ही गेट था, उसने सारा बंद कर दिया। एक ही गेट था, मतलब एंट्री भी एक गेट से, एग्जिट भी एक गेट से। तो उसने
बिंदास तरीके से, बुरे तरीके से गोलियाँ चलानी शुरू कर दी, जिससे बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों के लोग मारे गए। उसमें लोगों ने अपनी जान तक बचाने के लिए, वहाँ पर एक कुआँ था, वहाँ पर भी छलांग लगाई ताकि वो मर जाए, हाँ भी गोली ना खानी पड़े अंग्रेज़ों की। तो इतना ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई थी, ठीक है? यहाँ से जलियांवाला बाग इंसिडेंस आता होता है, आपको क्वेश्चन उसमें जितने भी पॉइंट लिखने मैं आपको सारे नोट्स में दे दूँगा, ठीक है? तो मार्शल लॉ के अंडर ही जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है? ये यहाँ तक इवेंट समझ आ गया। अब जैसे ही ये न्यूज़ बहुत सारे लोगों तक फैली, तो लोग और भी ज़्यादा भड़क गए। लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, और भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। जो भी प्रोटेस्ट करता था इंडियंस, उसको पहले तो और किया जाता था, उसको हाँ भी क्रोल कर, मतलब रेंग के चल, ठीक है? उनकी नाक रगड़वाई जाती थी और उनसे सैल्यूट मरवाई जाती थी। जब भी तेरे को कोई भी साहिब दिखे, कोई भी अंग्रेज का ब्रिटिश अधिकारी मिले, तो उनको सैल्यूट मारनी है। मतलब इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार आना शुरू हो गया। जैसे ये बात महात्मा गांधी तक पहुंची, हाँ भी ये वायलेंस फैल रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के ऊपर विश्वास रखते थे और लोग वायलेंस कर रहे थे, तो उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। कौन सी मूवमेंट को? जो ये रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह चलाया था, ठीक है? तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है, रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया, उसके पीछे वजह क्या थी और ये बंद क्यों गया? मतलब कार्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना। तो ये दोनों के दोनों आपने पॉइंट आसानी से याद रखनी है। आई होप यहाँ तक सीक्वेंस में आपको अच्छी तरह समझ आ गया। सीक्वेंस क्या था? पहले रोलेट एक्ट आया, फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू कर दिया। जैसे ही लोग ज्यादा भड़के, तो अंग्रेजों ने कौन सा एक्ट पास कर दिया? मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ के अंडर ही कौन सा इंसिडेंस हुआ? जलियांवाला बाग इंसिडेंस। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। आगे स्टोरी की शुरुआत की है मैंने इस लाइन से। जो रोलेट एक्ट सत्याग्रह था ना, वो सिटी बेस्ड सत्याग्रह था, मतलब वो गाँव के लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। तो महात्मा गांधी ये चाहते थे, हाँ भी हमने एक ऐसा नेशनल लेवल के ऊपर सत्याग्रह लेके आना चाहते थे, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। मतलब लोगों का मतलब क्या होता है? हिंदू और मुस्लिम को कवर कर सके, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मुस्लिम लोग भी थे और हिंदू लोग भी थे, जो आपस में लड़ते रहते थे। महात्मा गांधी का ये मानना था, अगर हमने ब्रिटिश से आजादी लेनी है, तो हिंदू और मुस्लिम लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। इस ये महात्मा गांधी ने क्यों सोचा, इसके पीछे बड़ा ज्यादा लॉजिक था, बढ़िया, जो मैं आगे कवर करूंगा। यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई। अब बीच में एक नई स्टोरी शुरू करने जा रहा हूँ मैंने, खिलाफत मूवमेंट के बारे में। हाँ, ये खिलाफत मूवमेंट क्या है, जो मेन हेडिंग में भी हमने डिस्कस की थी, खिलाफत मूवमेंट। तो बेसिकली इसके पीछे ना हिस्ट्री है। खिलाफत का मतलब होता है किसी के खिलाफ होना। ये मुसलमानों ने मूवमेंट शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ। इसके पीछे स्टोरी क्या थी? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तो मुसलमानों का एक एरिया था ओटोमन तुर्की, मतलब वहां पर बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते थे। जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में ओटोमन तुर्की के ऊपर किसका अधिकार हो गया था? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने उनके ऊपर बड़ी ज्यादा हार्श ट्रीटी साइन कराई। मतलब ब्रिटिश लोगों ने मुस्लिम जो तुर्की एम्पायर था, ओटोमन तुर्की एम्पायर था, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया, ठीक है? हमारे हिंदुओं के ऊपर तो वो कर ही रहे थे, मुसलमानों के ऊपर भी उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब मुसलमानों ने एक मूवमेंट लेके आए थे, खिलाफत मूवमेंट। तो आपने ये याद रखना है, खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्टेड थी? मुस्लिम लीडर्स के द्वारा, ताकि वो ब्रिटिश को अपने देशों से बाहर निकाल सके, जहां पर भी ब्रिटिश ने कब्जा किया हुआ था। अब ऊपर मैंने क्या लिखवाया था? महात्मा गांधी के मन में ये विचार था, हाँ भी हिंदू और मुस्लिम सेम होने चाहिए। अब बीच में एक स्टोरी शुरू की है खिलाफत मूवमेंट वाली। अब इसको कंबाइन करते हैं। तो एक सेशन हुआ, कैलकटा सेशन। कैलकटा सेशन मतलब कलकत्ता में मीटिंग हुई हिंदू और मुस्लिम की, ठीक है? ये कब हुई? सितंबर 1920। इसमें क्या किया था? महात्मा गांधी ने प्रपोजल रखा, हाँ भी हम लोग भी मार खा रहे हैं, हिंदू लोग, और आप लोग भी मार खा रहे हो मुस्लिम लोग, क्यों ना हम दोनों मिलके क्या करें? अंग्रेजों को मार के भगा दें। तो बेसिकली हिंदू, मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी, और मुस्लिम लीडर में दो लीडर नाम याद रखने पड़ेंगे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये दोनों मुस्लिम लीडर थे जो खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे, ठीक है? तो इन्होंने कंबाइन किया हाथ, और कौन सी मूवमेंट को लॉन्च करने का सोचा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है? जो अगली आपकी मेन हेडिंग आने वाली है 1.3। तो बेसिकली यहाँ तक हमने ये सीखा कि हिंदू और मुस्लिम को महात्मा गांधी ने एक करके एक मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं बड़े लेवल के ऊपर, जिसका नाम क्या रख दिया गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब इसमें वो क्या करेंगे, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट इस हेडिंग का अच्छी तरह समझ आ गया।